जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट हैं। तो साथियों, यदि आपका एग्जाम जो है 26 अप्रैल को है तो आपके लिए ये क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार नए जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण की सबसे आधुनिक अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और बताएंगे कि शिक्षण की सबसे आधुनिक अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे कौन से अवधारणा। तो याद रख लीजिएगा, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया, जहां शिक्षक सुविधाकर्ता की भूमिका में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। चलिए बताइएगा आप कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो याद रख लीजिएगा, इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सा होगा। तो पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का होना। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी की अधिगम शैली का प्रकार नहीं है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की अधिगम शैली का प्रकार नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे एस्थेटिक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाना। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रक्षेपण सहायक सामग्री का उदाहरण है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री प्रक्षेपण सहायक सामग्री का उदाहरण है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे कौन से सामग्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी सीमा क्या है। चलिए बताएंगे आप कि व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी सीमा क्या है। तो इनकी सबसे बड़ी सीमा जो है एक तरफा संचार और छात्रों की निष्क्रियता होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बाल केंद्रित है। तो यहां पे हो जाएंगे परियोजना विधि। ऑप्शन सी सही जवाब है, परियोजना विधि। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है कि प्रश्नोत्तर विधि का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। चलिए बताइएगा कि प्रश्नों उत्तर विधि का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो याद रख लेंगे, इनका सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण लाभ हो जाएगा छात्रों की चिंतन और विश्लेषण क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि प्रदर्शन विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। चलिए बताइएगा कि प्रदर्शन विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो प्रदर्शन विधि में शिक्षक की जो भूमिका होती है, ये प्रक्रिया को स्व करके दिखाना और छात्रों को समझाना होता है।
ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि आगमन विधि की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए बताइएगा कि आगमन विधि की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आगमन विधि की विशेषता जो है यहाँ पे विशेष से सामान्य की ओर होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि निगमन विधि की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो निगमन विधि की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे सामान्य से विशेष की ओर। ऑप्शन सी सही जवाब है, सामान्य से विशेष की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि विचार मंथन विधि का उपयोग मुख्य रूप से जो है किस उद्देश्य से किया जाता है। तो विचार मंथन विधि का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है। तो ये किए जाते हैं नवीन विचार और समाधानों के सृजन के लिए। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि समस्या समाधान विधि में सबसे पहला चरण क्या होता है। तो समस्या समाधान विधि में सबसे पहला चरण क्या होता है। तो समस्या समाधान विधि में सबसे पहला चरण जो है समस्या की पहचान और विश्लेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षण विधियों के चयन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो शिक्षण विधियों के चयन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हो जाएंगे शिक्षार्थी की आयु, रुचि और योग्यता। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में श्याम पट्ट का सबसे बड़ा लाभ जो है क्या है। चलिए बताएंगे आप कि शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में श्याम पट्ट का सबसे बड़ा लाभ जो है ना क्या है। तो याद रख लीजिएगा, इनका लाभ जो हो जाएगा ये आपके सरल, सस्ता और किसी भी समय उपयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि सक्रिय अधिगम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि सक्रिय अधिगम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सक्रिय अधिगम की विशेषता जो है छात्र अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होना चाहिए। चलिए बताइए आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होना चाहिए। तो याद रखेंगे, इनका स्रोत होना चाहिए आंतरिक रुचि और जिज्ञासा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण की प्रभावशीलता का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड जो है क्या है। तो शिक्षण की प्रभावशीलता का सबसे बड़ा मापदंड क्या है। तो याद रख लेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे छात्रों में सीखने का स्तर और व्यवहारगत परिवर्तन। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो याद रख लेंगे, इनका उद्देश्य जो हो जाएगा, इनका उद्देश्य हो जाएंगे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन सबसे अधिक नियंत्रित परिस्थितियों में करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन सबसे अधिक नियंत्रित परिस्थितियों में करता है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे करे जाते हैं आपके कौन से। तो आप बताएंगे प्रयोगिकी शोध। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, प्रयोगिकी शोध होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शोध प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पहला चरण क्या है। तो शोध प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और पहला चरण क्या है। तो याद रखेंगे, शोध समस्या का चयन और परिभाषा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा।
आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है कि साहित्यिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि साहित्यिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे साहित्यिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होगा यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सा, तो पिछले शोधों के अंतराल की पहचान करना होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध गुणात्मक शोध उदाहरण है। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध गुणात्मक शोध उदाहरण होगा। तो याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएंगे कौन सा शोध, तो यहां पे 24 नंबर का सही जवाब ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शोध में परिकल्पना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो शोध में परिकल्पना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है क्या हो जाएंगे, तो याद रख लीजिएगा यहां पे यह परीक्षण योग्य होना चाहिए। ऑप्शन आपका बी जो है यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि मात्रणात्मक शोध की विशेषता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि मात्रात्मक शोध की विशेषता हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएंगे सांख्यिकी विश्लेषण और संख्यात्मक डेटा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि शोध नैतिकता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गंभीर अनैतिक क्या है। तो शोध नैतिकता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गंभीर अनैतिक कार्य है। तो यहां पे हो जाएंगे कौन से, तो आप बताएंगे यहां पे हो जाएंगे कौन, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि शोध नैतिकता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गंभीर अनैतिक कार्य है। तो अभी हम सभी लोग देखे हैं ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन है कि शोध प्रबंधन के किस भाग में शोध की समस्या, उद्देश्य, परिकल्पना और सीमाओं का वर्णन किया जाता है। तो शोध प्रबंधन के किस भाग में शोध समस्या, उद्देश्य, परिकल्पना और सीमाओं का वर्णन किया जाता है। तो याद रखेंगे यहां पे किए जाते हैं आपके परिचय। ऑप्शन ए सही जवाब है, परिचय होगा। आगे देखिए क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि शोध प्रबंधन लेखन में सारांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शोध प्रबंधन लेखन में सारांश का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे शोध का संक्षिप्त सारांश जिसमें उद्देश्य, विधि, परिणाम और निष्कर्षण शामिल हो। ऑप्शन बी सही जवाब है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध क्रियात्मक शोध का उद्देश्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध क्रियात्मक शोध का उद्देश्य होगा। तो यहां पे हो जाएंगे तत्कालिक व्यवहारिक समस्या का समाधान। ऑप्शन बी सही जवाब है, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शोध पद्धति में प्रतिदर्श का चयन किस सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। तो शोध पद्धति में प्रतिदर्श का चयन किस सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। तो यह किया जाना चाहिए जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पे। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि शोध में विश्वसनीयता और वैधता में मुख्य अंतर क्या है। चलिए बताइएगा कि शोध में विश्वसनीयता और वैधता में मुख्य अंतर क्या है। तो याद रख लेंगे इनका मुख्य अंतर जो हो जाएगा, इनका मुख्य अंतर होगा विश्वसनीयता स्थिरता से संबंधित, वैधता सटीकता से। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंधन का अनिवार्य भाग है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंधन का अनिवार्य भाग है। तो यहां पे हो जाएंगे आपके कौन सा, तो यहां पे उपयुक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि संबंधित शोध में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए बताइएगा कि संबंधित शोध में किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखेंगे इसमें अध्ययन किए जाते हैं किसका, तो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध की दिशा और सामर्थ्य को। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे।
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।